हे स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सेक्शन बी है। उसके अंदर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन मतलब स्टार्टिंग में एयर पोल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ एयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, फिर सोर्स ऑफ कॉमन एयर पोल्यूटेंट लाइक PM, SO2, NOx, ऑटो एग्जॉस्ट, इफेक्ट ऑफ द कॉमन एयर पोल्यूटेंट। सो गाइस, ये सारे टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले। ओके, सो एयर पोल्यूशन। So air pollution. The air pollution is defined as a presence of the unwanted and undesirable foreign particles and gases in the air which may have adverse effect on human being, animal, plant, vegetation and important structure. Okay. So air pollution जिसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण। So इससे हम समझ सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम में इसका डेफिनेशन पूछे तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि के harmful substance present in air which affect on environment and human being, adverse effect on human being, it's called air pollution. Okay, so air pollution को हम मापते हैं माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और ppm। सो एयर पोल्यूशन एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, वो काफ़ी बड़े स्केल तक मीन्स हमें नुकसान करती है। हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ पोल्यूटेंट। तो मतलब यहाँ पे जो है ना, मेजर ऑफ द यूनिट, द एयर पोल्यूटेंट इज़ अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड कैन अकर एज इंडोर एयर पोल्यूशन, माइक्रो स्केल और आउटडोर एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट मेसो स्केल। मतलब थोड़े फॉर एग्जांपल हमारे इंडोर एयर पोल्यूशन मतलब हमारे घर में हम अगर झाड़ू ना लगाए, पोछा ना लगाए, तो जिस तरह एक एटमॉस्फेयर में, हमारे घर के एटमॉस्फेयर में एक अलग सा मीन्स गंदा का गंदा लगता है और जैसे कुछ अलग अजीब सी स्मेल आती है, तो वो माइक्रो स्केल में हो गया। फिर आउटडोर एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट मेसो स्केल, जिसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी स्ट्रीट्स में या फिर हमारी सोसाइटी में अगर कचरा है तो उसका अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होता, उसकी वजह से गंदगी फैलती है, गंदी स्मेल आते हैं, तो वो एक आउटडोर एयर पोल्यूशन जिसे हम एम्बिएंट कहते हैं। ओके, मेसो स्केल। और एयर पोल्यूशन एट ग्लोबल लेवल, माइक्रो स्केल, मैक्रो स्केल सॉरी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, इसे हम मैक्रो स्केल कहेंगे। पॉल्यूटेंट, अब पॉल्यूटेंट देखते हैं। तो एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इन हार्मफुल कंसंट्रेशन विच एडवर्स alter the environment by the damaging the growth rate of the species and by interfering without a food chain is toxic and affect the health, comfort and property etc. is considered as pollutant. Okay, इसके स्मोक, इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल जिसमें से हो, डोमेस्टिक सीवेज। अच्छा, तो पॉल्यूटेंट हम अगर उसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट को हम लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस विच हार्मफुल टू एनवायरमेंट और विच इज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इन मोर देन इनफ इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ओके, मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, हद से ज़्यादा होना, वो नुकसान ही देती है। अब तो टॉपिक नंबर 2 वो है कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, तो मेजर गैसेस एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर यानी कि एयर के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद है। ओके, एयर के अंदर ना सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। ये मेजर गैसेस है। फिर उसके बाद माइनर गैसेस के अंदर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हेलियम और मीथेन। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन है वो 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है वो 0.93%। ओके, बाई वॉल्यूम, ये बाई वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम दिया गया है। और माइनर गैसेस में 0.10% वाटर वेपर, 0.032% कार्बन डाइऑक्साइड, नियन 0.0018%, 0.005 हेलियम, 0.0002 मीथेन। यहाँ पे ट्रेस गैसेस भी मौजूद है जो बहुत कम मीन्स एटमॉस्फेयर की वेट के कंपेयर, एटमॉस्फेयर का जितना मतलब फैलाव है उसके कंपेयर में ये बहुत कम है, इस वजह से ट्रेस गैसेस कहेंगे। क्रिप्टन 0.0001%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.00025% और हाइड्रोजन है और 0.00050%, और ओजोन जो कि आपको दिख रहा है 0.5 टाइम्स 0.2। यहाँ पे लिखा है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा
ये जो गैसेस के मैंने मीन्स परसेंटेजेस बताए हैं पीडीएफ में, वो एक्चुअली प्योर गैस के। अगर इन गैस के अलावा कोई और भी गैस है, जैसे कि क्लोरीन Cl2 होना, सो Cl2 गैस फॉर्म में होता ही, ओके। फिर अमोनिया का होना फॉर एग्जांपल, सो उसे हम पॉल्यूटेड एयर कहेंगे, ओके। इसे हम पॉल्यूटेड एयर कहेंगे। सो आगे जैसे अब हाँ आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर कहा है कि ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रेट बढ़ गया है। मतलब हर साल 1.5 ppm पर ईयर उसका बढ़ रहा है, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन, ओके। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे मीन्स अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ओके। सो अगर एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर ना 500 किलोमीटर अर्थ के ऊपर तक मतलब उसका वो मौजूद है, 500 किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर मौजूद है अर्थ के ऊपर। और जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे तो उसका जो डेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हो तो मतलब ग्रेविटी के हिसाब से वो नीचे ज़्यादा होती है। सो हम उस कंपेयर में जितना ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी कम होनी है, ओके। सो यहाँ तक अगर आप इसको पढ़ते हो तो ठीक है। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। सो हम जितना आगे पढ़ेंगे सो उसके अंदर हम देखते रहेंगे क्या क्या है। तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं, ओके। सो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, या तो ये तो हो गया। द मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जैसे कि हमें पता चला कि एक्चुअली अर्थ जो है ना वो 500 किलोमीटर तक का सरफेस, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो ये है अर्थ सरफेस, कहाँ गया, एक सेकेंड, ओके। सो ये है ना अर्थ सरफेस है, ओके। ये अर्थ सरफेस है, और ये है, इतना एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर यहाँ तक का एटमॉस्फेयर है। सो इसका जो डिस्टेंस है उसे हम कहें वो है 500 किलोमीटर। वो है कितना, 500 किलोमीटर, ओके। लेकिन जो 99% मास है, 99% मास है, वो है सिर्फ 30 किलोमीटर के अंदर। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वैसे कोई अच्छा कलर, ओके तो लाल वाला सही है यार। तो 30 किलोमीटर के अंदर है ना सारे, मतलब 99% एटमॉस्फेयर का मास मौजूद है। 99% एटमॉस्फेयर का मास 30 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। और बाकी के जो यहाँ पे है ना, मतलब 31 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक, यहाँ तक का पूरा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कम डेंस है, मतलब बिकम लेस डेंस। इसके यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके। सो इस बात से हमें पता चलता है कि मतलब ये जो लेयर है ना, ये वाला लेयर जो 31 से के 500 किलोमीटर तक है, उसे हम कहते हैं टिश्यू थिन प्रोटेक्टिव लेयर। टिश्यू थिन एकदम पतला हल्का, ओके। सो ओके, सो टोटल मास ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेयर is approximately 5.14 into 10 की पावर 15 tons. It is still only approximately 1 millionth of the earth's total mass. मतलब आप समझ रहे हो कि अगर एक चीज़ को 1 मिलियन बार टुकड़े करे जाए और एक टुकड़ा उठाओ, तो अर्थ के मास के कंपेयर में एटमॉस्फेयर का मास उस एक टुकड़े की तरह है। समझ में आ रहा है? किसी एक चीज़ को आप 1 मिलियन बार टुकड़े करो और एक उसमें से एक टुकड़ा उठाओ, और उसका जितना अर्थ के कंपेयर में एटमॉस्फेयर का मास इस तरह है कि वो जो एक टुकड़ा है ना वो एटमॉस्फेयर का मास होगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो ये एक्चुअली थियोरेटिकल पार्ट है, तो आप इसको रीड करोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा, ओके। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।
तो ये जो सीरीज में लिखा है ना, एटमोस्फियर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द 5 रीजन एज गिवन बिलो. सो एक नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर, और नंबर 3 मेसोस्फियर, नंबर 4 थर्मोस्फियर, और नंबर 5 एक्सोस्फियर. सो ट्रोपोस्फियर है ना, तो वो है इक्वेटर, मतलब जो अर्थ है, मतलब जो अर्थ है उसके हम एक्चुअली इसे ओके. सो ये जो हिस्सा होता है ना इक्वेटर, इक्वेटर से 16 किलोमीटर है, 16 यहाँ 16 किलोमीटर. और पोल मीन्स ये जो पोल होते हैं एक्चुअली जो अपर पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड पोल. ओके, तो पोल से 8 किलोमीटर तक. आपको समझ आ रहा होगा, एक्चुअली थोड़ा गंदा हो गया बट आप अच्छे से समझ लेना. ओके, सो जैसे कि आपको अभी बताया कि इक्वेटर मीन्स बीच में से ट्रोपोस्फियर 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है हर चारों तरफ से, और जो पोल होते हैं वहाँ पे 8 किलोमीटर तक के फैला हुआ है. ओके, मतलब यहाँ पे लिखा है कि 70% ऑफ अर्थ मास, 70% of atmosphere mass is present in a troposphere. The density of the troposphere decrease with altitude. मतलब जितना ऊपर जाओगे अर्थ के, ट्रोपोस्फियर की डेंसिटी डिक्रीज होगी. The air near the ground level is heated by the radiation from the earth, but temperature decrease uniformly with altitude. Okay. So कोल्ड लेयर मतलब जो ट्रोपोस्फियर का जो कोल्ड लेयर, सबसे कोल्ड लेयर है, मतलब हम अगर कहें तो मतलब अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर फार. ओके, सो वहाँ पे उसका टेम्परेचर है -56 डिग्री सेल्सियस. आप समझ सकते हो कितना ठंडा होगा. ओके, विच शोज द टेम्परेचर इन्वर्सन दैट इज अ नेगेटिव टू पॉजिटिव लैप्स रेट इज नो एज द ट्रोपोपॉस. ओके, सो ये जो हो रहा है ना टेम्परेचर का, कि जो हम फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर होगा 30 और 27 और 30 के आसपास होगा. अगर आप कुछ राजस्थान तरफ रहे हो तो 40 अप होगा. सो मतलब जो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, तो इस लैप रेट को, मतलब इस चेंज को हम कहते हैं ट्रोपोपॉस. ओके, फिर एटमॉस्फेयर का दूसरा हिस्सा है वो है स्ट्रेटोस्फियर. The stable layer of the atmosphere above the troposphere is called a stratosphere. It extended about the 50 to 55 kilometer above the earth surface of the earth. मतलब के अर्थ के सरफेस से 50 से 55 जिसे हम हिंदी में 55 कहते हैं, 50 से 55 किलोमीटर तक के अर्थ के सरफेस वो है ना कि स्ट्रेटोस्फियर से मतलब वहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर मौजूद है. तो स्ट्रेटोस्फियर इज नो एज अ प्रेजेंस फॉर द ओजोन विच इज फाउंड एट 20 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड. मतलब 20 किलोमीटर के ऊपर तक वहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद है, तो उस लेयर को हम ओजोनोस्फियर कहते हैं. ओके, द लेयर सेपरेटिंग स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम मेसोस्फियर, मतलब जो स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो मेसोस्फियर है उसको और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोफॉस. ओके ओके, तो अब नंबर 3 जो एटमॉस्फेयर का नंबर तीसरा हिस्सा है वो मेसोस्फियर. हाँ, अगर आपको आप ना मतलब स्क्रीनशॉट लेते रहो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप लो, क्योंकि एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है उसमें आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ ईजी सब्जेक्ट. आप एक बार पढ़ोगे, ये वीडियो देखो, एक्चुअली ना अगर आप ये वीडियो को ध्यान से पढ़ो, ये मतलब ये जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनोगे, तो फिर आपको लिखने की या मीन्स एग्ज़ाम के टाइम अगर आप एक देख लोगे कहीं पे, मैं PDF शेयर कर दूँगा. ओके, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना, तो मीन्स इज नॉट अ हार्ड सब्जेक्ट. ओके, सो आप आसानी से आप कवर अप कर सकते हो, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो. सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, सो मेसोस्फीयर इट इज एग्जिस्ट ओवर द स्ट्रेटोस्फीयर एंड इट्स लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड. मतलब जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. So this layer has a very special, as sound waves as well as short radio waves coming from the earth are reflected from this layer. मतलब अर्थ के बाहर, मतलब अर्थ के बाहर आवाज़ न जाए, इस वजह से ये लेयर बहुत स्पेशल है. क्यों? क्योंकि ये है ना रिफ्लेक्ट करता है उस आवाज़ को.
ठीक है ना, मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स है, फिर ऑल साउंड वेव्स है, जितने भी साउंड वेव्स है वो सारे को रिफ्लेक्ट करता है। आपने कभी सुना है कि स्पेस में कोई आवाज़ आ रही हो, इस नल मतलब कुछ एकदम साइलेंट होता है, वहाँ पे सिर्फ वैक्यूम होता है स्पेस में। सो लाइक दिस, तो अर्थ का जो आवाज़ है, अर्थ की जो एटमोसफियर, अर्थ में जो कुछ प्रेजेंस है, जो भी वेव्स प्रेजेंट है, जो रेडिएट होके रिफ्लेक्ट मतलब अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो वो चीज़ एटमोसफियर के अंदर ही रह जाएगी, ठीक है, वो स्पेस में नहीं जाएगी। ओके, अब आ रहा है थर्मोस्फियर। आफ्टर द मेसोस्फियर द थर्मोस्फियर स्टार्ट and extend up to the 50 kilometer above the earth, 500 kilometer above the first earth's surface. Temperature rise in this zone is with altitude and is tend to continue further. मतलब इसके अंदर टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, so ionization of the element like the oxygen and nitric oxide take place in uppermost portion of the layer. Therefore the upper layer of the thermosphere is called ionosphere. So आयनाइजेशन लाइक ऑक्सीजन, मतलब आप समझ सकते हो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन जो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ के अंदर, फॉर एग्जांपल आप किसी लेबोरेटरी केमिस्ट्री लैब में इसका आयनाइजेशन करना चाहो ऑक्सीजन का, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट अबाउट यहाँ पे अगर ग्राफ फॉलो करूँ, सो उसके हिसाब से मतलब 1000 के आसपास किलोमीटर तक, 1000 के आसपास डिग्री सेल्सियस तक ऑक्सीजन का भी आयनाइजेशन हो जाता है। ओके, सो इसके बाद है एक्सोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर आर कॉल्ड एक्सोस्फीयर। इट इज एक्सटेंड अप टू द हाइट about 1600 kilometer and give away the interplanetary space. This layer is a very high temperature, about 1200 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, वो आप ध्यान से देख लो। मीन्स ये जो लाइन है वो टेम्परेचर का है, और सॉरी हाँ, ये जो लाइन है वो टेम्परेचर का है। 1 सेकेंड। ओके, अच्छा, ये जो लाइन है वो किलोमीटर का है, और ये जो लाइन है, ये लाइन वो है टेम्परेचर का। So guys, move to the next topic, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो समझने वाली चीज़ें हैं। सो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से रीड करना है। सो इसके अंदर समझाने वाली बात कुछ नहीं है, एक स्टेटिस्टिक दिया हुआ है कि पोल्यूटेंट एवरेज, इंडस्ट्रियल टाइम वेटेज, अदर एरिया, इकोलॉजिकली रेसिडेंटल रूरल एंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंसिटिव एरिया नोटिफाइड, मेथड ऑफ द मेजरमेंट। सो आप इसके एक्चुअली ना इसके अंदर बात ऐसी है ना कि कुछ गैसेस के नाम दिए हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर मैटर, फॉर एग्जांपल कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। सो वो सारी चीज़ें लिस्ट में दी गई है, और वो किस तरह मेज़र करते हैं कि कितना है, कैसे है, और सो कितने पोर्शन में है। तो ये सारी चीज़ें हम नोट करेंगे, मतलब इसके अंदर दिया हुआ है। सो हम देखेंगे ज़रूर, और जो एयर के अंदर जो चीज़ें मौजूद है वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिस्ट की गई है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसमें से, और जो पिछला जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके अंदर से काफ़ी सारे हद से ज़्यादा MCQ पूछ सकते हैं। और ये जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर MCQ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। उसके अंदर से हम 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, और लास्ट में मैंने ये जो सिलेबस ख़त्म होगा ये एनवायरमेंटल साइंस का, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। सो ये मैंने पहले से प्लान करके रखा हुआ है कि अगर जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो तो एक छोटा सा मीन्स वीडियो बनाओ जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है अपन को। सो गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो गाइस, लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। सो एयर पोल्यूटेंट मे बी डिफाइंड एज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, सो अच्छा, हम डायरेक्टली फिगर पे जंप करते हैं, क्योंकि
उसके अंदर वो बेसिक चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, आपको समझ में आता रहेगा। आप जितना पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को उसी तरह आप सीखते रहोगे। एक्चुअली जो आप सुन रहे हो आप समझने के लिए, और जो आप पढ़ोगे वो आपके अंदर बात आएगी, ठीक है। सो एयर पोल्यूटेंट सबसे पहले तो बेस्ड ऑन ओरिजिन, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो फिगर आपको दिख रही है वो उसको आप ध्यान से देख लो, ओके। सो ये बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, gases, air pollutant, particulate air pollutant based on presence of environment, indoor air pollutant, air outdoor air pollutant, शायद हम आगे देख चुके हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन ओरिजिन, सो ये दो टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आर दोज विच आर डायरेक्टली emitted from the source into atmosphere and remain in the same form. For example, sulfur oxides, not oxide, oxides means SO2 or SO3 or SO4. Okay, carbon monoxide, radioactive material, nitrogen oxides. Okay, particulate matter, ash, smoke, dust, fume, mist, spray, etc. Okay, these air pollutants are emitted by the man-made source like transportation, industrial operations, fuel combustion, solid waste disposal, etc. तो ये इसमें कुछ समझाने के वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा है ना वही सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ओके। सो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आर दोज विच आर द फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड एटमॉस्फेरिक केमिकल स्पेसिस। फॉर एग्जांपल ओजोन, पैन, फिर फोटोकेमिकल स्मोक, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कीटोन्स, पैन मतलब पेट्रोक्सीएसाइल नाइट्रेट, ओके। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। सो इसके अंदर दो टाइप है, गैसेस और पर्टिकुलेट। सो गैसेस के अंदर हम देखें, सो अच्छा, तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है ना, गैसेस एयर पोल्यूटेंट आर दोज एयर पोल्यूटेंट व्हिच आर द फॉर्म गैसेस, सो ये जो है, सो वो एक्चुअली इसका डेफिनेशन है। वो कहना क्या चाहता है कि गैसेस एयर पोल्यूटेंट के जो ये जो गैसेस एयर पोल्यूटेंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल घर है, घर के अंदर कुछ एयर पोल्यूटेंट्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कुछ जला, घर में कुछ खाना जल गया, सो उसके अंदर से जो गैस जो हमें गंदा लगता है ना, फॉर एग्जांपल कुछ खाना जल गया हो तो उसके अंदर से एक अजीब स्मेल आती है, तो वो एक एयर पोल्यूटेंट है। अब खाना मतलब वो जब जला है उसके कुछ देर बाद भी वो काफ़ी देर तक वो हमारे घर में स्मेल रहता है, जब तक हम एग्जॉस्ट फैन या तो फिर खिड़कियाँ ना खोल दे, मीन्स जैसे अक्सर हम यही करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एटमोसफियर वो रहे, वो हो गया गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के होने में, प्रेशर होते हुए जो गैसेस एयर पोल्यूटेंट एयर में रहे उसे कहेंगे हम गैसेस एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, ओके। पर्टिकुलेट एयर पार्टिकल्स जिसके अंदर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये भी सॉलिड लिक्विड का बात है कि इसके अंदर एयरबोर्न मीन्स जो हवा में एक, मतलब आपने कागज़ का भी जलाया हो और वो हवा में ऐसे मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से, पेपर के एकदम छोटे छोटे पेपर की तरह वो काले और थिंक एकदम हल्के वो उड़ रहे हो, तो वो एयरबोर्न हो गया, ओके। और सॉलिड पार्टिकुलेट्स कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एशिस, स्मोक्स, समथिंग को आगे देखेंगे। लिक्विड पार्टिकल ड्रॉपलेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ आपने पानी में कुछ आपने डाल दिया, कुछ गिर गया, फॉर एग्जांपल मान लो ब्लीचिंग गिर गया, सो जो अगर उसका स्टीम बना, वेपर बना, तो वो एयर के अंदर कुछ पोर्शन में आ जाएगा, ओके। विच रिमेन फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम इन एयर इन सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल हम हीट स्प्रे जो स्प्रे करते हैं, सो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर ऐसा कुछ गैसेस में, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड मोड ऑफ द फॉर्मेशन, particulate air pollutants are the further classified as below: the aerosol. These are the airborne suspension of the solid or the liquid particles smaller than 1 mm size. Dust, smoke, fume, mist, etc. are aerosol.
सो गाइस यहाँ पे ना डस्ट, फ्यूम, स्मोक, मिस्ट, इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। सो ये इसका कितना साइज होगा वो आपको रीड करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ना अच्छे से रीड करो। यहाँ पे फॉग, मिस्ट, फ्ले ऐश, सूट। सूट मीन्स जो हम गैस जलाते हैं, और मीन्स अगर कुछ मीन्स एकदम से काले काले धुआं निकलते, लाइक जिसके अंदर एक्चुअली उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो वो हो गया सूट, फोटोकेमिकल, स्मोक। अच्छा, अब हम तीसरे टॉपिक पे पहुंचते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो इंडोर एयर पोल्यूटेंट, आउटडोर एयर पोल्यूटेंट। Okay, so indoor air pollutant, the air pollutant which are the generated from the household, it's called indoor air pollutant। जैसे क्लीनिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जांपल दिया क्लीनिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल एसिड, जो हम घर में येलो कलर की या रेड कलर की जो एसिड यूज़ करते हैं वो, या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट, जिसे हम कहते हैं कि जो एक्चुअली जो हम हीट स्प्रे, हाँ हीट स्प्रे, पेस्टिसाइड्स, फॉर एग्जांपल हम चूहे या कुछ उसको मारने के लिए जो यूज़ करते हैं, पेंट, ग्लू, वर्निश। ओके, सो ये सारी चीज़ों की जो स्मेल आती है उसके अंदर जो कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल स्मेल आती क्यों है, जो कि हमारे एयर में, हमारे एटमोसफेयर, घर के एटमोसफेयर में कुछ ना कुछ गैसेस या फिर उसकी जो केमिकल केमिकल लोचा होता है ना हमारे घर के एटमोसफेयर में, तो वो इंडोर एयर पोल्यूटेंट समझो। फिर सिगरेट स्मोक हो गया, गैसेस फ्रॉम स्टोव हो गया, फॉर एग्जांपल जो गैसेस हम गैस जलाते हैं तो उसके अंदर से एक स्मेल आती है एलपीजी की, सो वो एयर में होना, सो इट्स ऑल्सो द कॉल्ड इंडोर एयर पोल्यूटेंट। ओके, माइक्रोब्स फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, अगर घर के कहीं कहीं अगर अलगी वो है नहीं, लील जिसे हम कहते हैं, उसका कुछ होना, उसका या फिर कुछ उसके प्रेजेंस में, या फिर जो एयर के अंदर उसका भी कुछ पोर्शन होना, तो वो हो गया इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर कंसिडर हो जाएगा। तो आउटडोर एयर पोल्यूटेंट में आता है कि एयर पोल्यूटेंट विच आर द जनरेटेड आउटसाइड द बिल्डिंग एंड कॉल्ड आउटसाइड। ओके, सो are the called outdoor air pollutant. Example: automobile pollutant, industrial pollutant, mining pollutant, natural emission from the decay of the organic matter or animal, etc. ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट जिसे हम बाइक, इंडस्ट्रियल मतलब अगर आपके घर अगर इंडस्ट्रीज के पास है तो आपको पता होगा। माइनिंग पॉल्यूटेंट, हम जैसे कि ट्रेन में जाते हैं तो कहीं अगर कहीं पे कारखाना या कहीं भी इंडस्ट्रीज हो गई ना, वहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल है केमिकल्स की, सो वो हो गया एयर पॉल्यूटेंट। मतलब मीन्स के इंडस्ट्रीज एयर पॉल्यूटेंट कंसिडर होगी। नेचुरल इमिशन फ्रॉम डीके, फॉर एग्जांपल अगर किसी फॉर एग्जांपल यूरिन, जिसका हमने पढ़ा था, यूरिन का अगर डीके हो रहा है तो उसके अंदर से अमोनिया गैस, फॉर एग्जांपल कई जानवर ने कुछ स्टूल मीन्स उन्होंने कहीं पॉटी कर दी हो, या फिर उन्होंने वहीं किसी कुत्ते या फिर किसी बिल्ली ने कहीं पास में अगर आपने कहीं देखा होगा पेशाब कर दिया हो, सो वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो वो होता क्यों है एक्चुअली, जो पेशाब होता है ना मीन्स यूरिन, यूरिन में से अमोनिया, एक्चुअली यूरिन यूरिया होता है उसके अंदर, सो अमोनिया उसके प्रेजेंस होने के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है, वाटर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करता है, सो उस टाइम पे ना यूरिन अमोनिया क्रिएट करता है उस टाइम पे। फिर आपने लास्ट ईयर मीन्स अगर आप लोग जो इंजीनियरिंग में आए 12th में आपने पढ़ा होगा। ओके, सो यूरिन के अंदर अमोनिया होता है। तो एक्चुअली जो एयर के अंदर, अगर मैंने जैसे कहा था लास्ट टॉपिक में हमारे कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर, वहाँ पे मैंने कहा था कि अगर उन जो पार्टिकल्स है जो लिस्ट में है उसके अलावा कुछ हो तो हम कहेंगे कि एयर पॉल्यूटेड है। ओके, एक मात्रा होती है सर हर चीज़ की। ओके, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, ये जो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स ऑल्सो यूजफुल। ओके, सो यहाँ पे है मेजर एयर पॉल्यूटेंट सोर्स एंड इफेक्ट, मतलब मेजर एयर पॉल्यूटेंट फॉर एग्जांपल हमारे जो J2 का टॉपिक है ना उसका नाम है सोर्स ऑफ द कॉमन एयर पॉल्यूटेंट। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम होना चाहिए ओके सोर्स ऑफ कॉमन
सो यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए गए, NO प्लस NO2 आर फॉर्म एज अंडर, सो N2O प्लस O2। सो यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए हुए आप देख लो। सोर्सेज क्या है, फ्यूल कंबशन, ऑटोमोबाइल, जाहिर सी बात है यार, मीन्स कुछ ना कुछ मिलावट होता है। सो लाइट थंडरिंग, fire forest, bacteria for actually nitrogen is element is present in almost everything। so अगर उसका कंबसन हो रहा है या फिर किसी वेस्ट मटेरियल में से कुछ निकल रहा है तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का निकलना बनता ही है भाई। अब देखेंगे इफेक्ट क्या कह रही है। इफेक्ट कह रही है कि लाइक CO कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मीन्स जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, can also combine with hemoglobin to reduce oxygen carry capacity of blood। जैसे हेमोग्लोबिन में अगर कार्बन मोनोक्साइड मिल जाए सो उसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। सो वो एक्चुअली करता क्या है कि हमारे हार्ट में मीन्स एक्चुअली हार्ट अटैक आने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, लाइक दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो सेम। अब नंबर 2, NO2 is a more toxic than NO and may affect lungs and causes bronchitis। bronchitis is एक बीमारी का नाम है। एक्चुअली इसके अंदर होता ये है कि हमारी सांसें फूलने लगती है। हमारे जो ब्रांचिस है लंग्स के अंदर, जो ब्रांचिस इसे कहते हैं ब्रांचिस, फिर वहाँ से अल्वियोली, तो यहाँ तक जो हमारी जो चीज़ें ना वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता नहीं ढंग से। सो वहाँ पे हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा है मरने के, राइट। So NO2 absorb light and thus reduce the visibility। okay, लाइट वेव को वो एब्जॉर्ब करता है, तो हमें देखने नहीं देता। ओके, जैसे कि हम लिख दो टॉपिक। NO2 react with atmospheric moisture to form the nitric acid, cause the acid rain and affect the vegetable and metal। एसिड रेन फॉर एग्जांपल, किसी मेटल में अगर एसिड डालूँ तो क्या होता है, तो उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है वहाँ पर। ओके, सो एसिड रेन भी होता है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर किसी एसिड का डालना, तो मीन्स जाहिर सी बात है pH बढ़ जाएगा, और जैसे हमारे शरीर में, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे चमड़ी स्किन के ऊपर pH का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। सो लाइक वाइज एसिड रेन से बचे। ओके, फिर नंबर 4 है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर ऑक्साइड आर कॉल्ड SOx among the 6 ऑक्साइड, SO2, SO3। तो आप जो देख रहे हो तो दे आर कलरलेस। SO2 इज कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव गैस विच में इम्पार्ट सफोकेशन। SO2 and SO3 from H2 sulfurous acid and sulfuric acid in the air। okay, the source are the natural alkaline eruption। volcano, जैसे कि volcano का eruption होना है तो वहाँ पे सल्फर ऑक्साइड मीन्स हवा में आता है। ओके, मीन्स उसके अंदर मिक्स होता है। where 33% comes from the anthropogenic source are as mentioned below: burning of the fossil fuel, emission of the vehicles, emission from the industries, thermal power plant, oil and solid waste disposal। इफेक्ट क्या होता है कि it can cause the cardiac disease, asthma, bronchitis, eyes irritation, throat troubles etc। cardio means heart issues, अस्थमा मीन्स हमारे लंग्स, और ब्रोंचाइटिस मीन्स वो भी लंग्स के ऊपर ही है। फिर आइज इरिटेशन होता है, हमारी आंखें ख़राब होनी है, और गला। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, हाई लेवल ऑफ एसिड टू कॉज रिस्पिरेटरी इलनेस एंड हार्ट डिजीज। तो फर्स्ट टॉपिक में क्लियर हो ही जाता है हमारा फर्स्ट लाइन में। सो ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर अटैक और द बिल्डिंग मटेरियल स्पेशली मार्बल एंड लाइमस्टोन। एग्जांपल ताजमहल एट आगरा। सो आपने ताजमहल देखा होगा कि पहले वाइट एकदम चमक रहा था यार, शाहजहाँ ने एकदम नया दिया था, लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया कि इंडस्ट्रीज़ और फिर बाइकें, मोटर, सब नई गाड़ियाँ निकल रही है, चला के हमारा ताजमहल पीला कर दिया। शाहजहाँ का ताजमहल पीला हो गया। ओके, SO2 react with us moisture in atmosphere to form the sulfuric acid which causes the acid rain and affect the vegetable and metals। तो जैसे हमने ये आगे बात हो गई। So oxides of the sulfur may affect the clothes, leather, paper and plants। Obviously it's toxic, so it will affect। okay, so हम सीधे जंप करते हैं particulate matter PM। The particulate matter are the finely divided airborne, solid and liquid or under liquid particle droplet which remain with a very long time in air। जैसे कि तो फिर वो हो गया ना,
द साइड ऑफ द पर्टिकुलर रेंज ऑफ द पॉइंट टू, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर, मतलब करीब करीब मीन्स 1 मीटर के अगर 10 करोड़ बार, हाँ 10 करोड़ बार अगर एक मीटर को ना, तब 10 करोड़ बार टुकड़े करो, फिर वैसे छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लो, वहाँ से लेकर के 500 माइक्रो, उसी तरह 500 तक की, मतलब उसका साइज होता है 500 माइक्रोमीटर तक का। ओके, सो ये मीटर के रेंज में होगा। द एग्जाम्पल ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर आर द डस्ट, फ्यूम, स्मोक, फॉग, मिस्ट एक्सेट्रा। द मोर जनरल क्लासिफिकेशन इज अ TSPM, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वो आगे देखेंगे क्या होता है इसके अंदर, चलो देखते हैं। So RSPM, the respirable suspended particulate matter, popularly known as PM10. PM10 are the particulate of the environmental equivalent spherical diameter of the 10 micrometer or less. PM10 directly affect the health and not the whole range of the size of the particulate. For example, source are the volcanic eruption, spray of the salt by ocean, dust storm, smoke from the vehicles, agriculture burning, फ्लाइंग ऐश, कम्बस्टन फ्यूल, माइनिंग एक्सेट्रा। जो इफेक्ट क्या है कि फ्लाइंग ऐश एंड सूट डिस्चार्ज फ्रॉम द बर्निंग कोल कॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहीं पे आग जला रहे होते हैं ना, फिर वहाँ पे सांस लेने की तकलीफ होती है। ओके, सो वहाँ पे सांस लेना भी नहीं चाहिए। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आप पढ़ लो, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। फिर ब्लैक कार्बन, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ब्लैक कार्बन है का होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लो। फिर ये ग्राउंड लेवल ओजोन, ये सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, मीन्स के सोर्स ऑफ द कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें कवर हो रही है। ओके, सो अब हम आगे देखेंगे ऑटो एग्जॉस्ट जो हमारा। सो इस यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो एग्जॉस्ट में हम देखेंगे कि द मेजर हेल्थ इफेक्ट आर द इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द कॉजिंग द कफिंग, थ्रोट इरिटेशन एंड एन अनकम्फर्टेबल सेंसेशन ऑफ द चेस्ट। फॉर एक्चुअली ना हमारे छाती में मीन्स एक घुटन सी महसूस होगी और कफिंग, खांसी खाना आप शुरू कर दोगे। फिर गले में एक खुजली सी होगी, अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, रीजन ऑफ द ओजोन, एलर्जी हो सकता है क्योंकि ओजोन एक ऑक्सीजन इज अ, अगर देखा जाए अगर सिर्फ ऑक्सीजन ओ, ओनली ओ या फिर O3, O2 नहीं, O या फिर O3 इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि वो इतनी जल्दी हमें ऑक्सीडेशन कर देगा ना कि हमें पता भी नहीं चलेगा। और एक्चुअली जो एसिड हमारे हाथ पे गिरता है तो उसमें वही होता है, राइट। सो इंक्रीज सस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सो इन्फ्लेमेशन एंड द डैमेज ऑफ द लाइनिंग ऑफ द लंग्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन। Generally, the health effect of the air pollution are the carbon monoxide and nitric oxide combined with hemoglobin to form the carboxyhemoglobin, जैसे मैंने आपको बताया, which reduce the oxygen carry capacity of blood. Number 2, oxides of the nitrogen and oxide of sulfur cause irritation of eye, throat and nose. They also cause disease like asthma and bronchitis. Okay, so हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट मीन्स पैन, फॉर एग्जांपल इसके अंदर इसका नाम था पॉली एंथ्राइसी नाइट्रेट, ऐसा ही कुछ नाम था, बाई हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोड्यूस बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक विच कॉज द आई इरिटेशन, थ्रोट। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ना मतलब सुबह में धुम्मस होता है तो उस वक्त आप जब चलते हो ना रास्ते में, तब आपकी आंखें थोड़ी जलने लगती है। तो यही वजह है। For some aromatic hydrocarbon may cause cancer. Okay, so भाई बच के रहो। तो इसके अंदर आपको देख रहे हो कि डिजीनेस, ओके, डिजीनेस, आपका सर का दुखावा है, हेडेक, वो सब सर का दुखावा है, आंखें का जलना, नसल मतलब नाक का जलना, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रिथ, सांस न ले पाना, गले का खट्टा हो जाना, बोले ना सोर थ्रोट। ओके, गले में खुजली, लाल, हमारा अंदर का पोर्शन, डॉक्टर पता है टॉर्च मार के देखते कि भाई हाँ तुम्हारा गला तो लाल हो चुका है यार। सो दिस
this one. Possibility of the lung cancer or other lung disease, chest pain, increase the cold allergies, okay, the alveoli, जो ये हाँ जो मैंने कह रहा था ना, एक्चुअली हमारा जो लंग्स होता है ना, लंग्स के अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, ओके तो उसके बाद आते हैं ब्रांचोली, फिर उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये है ब्रांचियोली, और उससे भी कनेक्टेड है, उससे भी छोटे छोटे हुए एल्वियोली. सो एल्वियोली नॉर्मली ऐसे होते हैं. फिर ये हो गया कंस्ट्रिक्टेड, अफेक्टेड बाय एयर, अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन. तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर. तो ये जो नॉर्मल वाले उसके अंदर मतलब मस्त फूले फूले है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो सके अच्छे से. लेकिन अगर एयर पोल्यूशन होगा तो यहाँ पे एक अच्छे से लेयर बन जाएगा, ताकि ये आपका वो ना हो. ओके, हेल्थ हैज़ार्ड कोज्ड बाय एयर पोल्यूशन. सो अब एक बार आप इसको अच्छे से देख लो. सो नंबर 5, ये तो बार बार आ रहा है. एटमॉस्फेरिक डस्ट कंटेनिंग द सिलिका में कॉज सिलिकोसिस. एयरबोर्न एस्बेस्टोस एंड टॉक्सिक मेटल आर द carcinogenic. The heavy metal like the lead may cause the poisonous effect on nervous system, damage to kidney and vision problem. Pollens initiate the asthmatic attack. Mercury from combustion of the fuel plants in the results in nerve, brain and kidney damage. Nickel particular in tobacco smoke result a respiratory damage. Radioactive. Okay, so ये सारी चीज़ आप पढ़ते हैं ना. Okay. सो ये जो इफ़ेक्ट है ना, वो सारी चीज़ें एक ही के अंदर नोट कर दिया गया कि ह्यूमन इफेक्ट ऑन ह्यूमन, नेम ऑफ पॉल्यूटेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन. तो इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा. सो इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन द प्लांट एंड वेजिटेशन. सो इसका ना इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपको एक बार रीड करना है, उसको समझना है. जैसे आप पढ़ोगे ऑटोमेटिक ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स है. सो जितना जैसे आप पढ़ोगे उसका आपको इतना ही समझ में आता रहेगा, ठीक है ना. तो इसके अंदर बताया गया है कि ये जो मीन्स सल्फ़र ऑक्साइड्स के वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी अफेक्ट्स आने लगती है. सो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स है. इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया होगा, होप सो. फिर इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन मटेरियल एंड बिल्डिंग्स. सो जैसे कि मैंने ताजमहल का एग्जांपल दिया, वो याद रखना, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या डैमेज होता है. डस्ट की वजह से हम गंदा भी हो जाता है, काला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, लाइक दिस. और ये सब होता रहता है. ओके, so take a screenshot again. सो इस फाइनली यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. ये मतलब 42, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, कुछ अच्छा बनो. वेल, बाय, टेक केयर.